कंपनसेशन मतलब कि आप जब कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। वो आपकी सैलरी हो सकती है, वो आपका इंसेंटिव्स हो सकता है, वो आपके डिफरेंट अलाउंसेस हो सकते हैं, वो आपके फ्रिंज बेनिफिट हो सकते हैं। तो कंपनसेशन किसी भी रूप में हो सकता है। तो कंपनसेशन रिफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर सर्विस रेंडर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए देता है उसके बदले जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसी को क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। वो आपकी सैलरी भी हो सकती है, वो आपको इंसेंटिव भी हो सकता है, वो आपका बोनस भी हो सकता है, वो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट है जो फ्रिंज बेनिफिट होता है उसके रूप में हो सकता है। किसी न किसी तरीके से आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपके सर्विस के बदले ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, तो वही चीज कंपनसेशन कहलाती है। इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज पेड वैकेशन, इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव, फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा। तो ये जो है कंपनसेशन कैसे दिया जाता है, आपकी वेजेज या सैलरी जो मिलती है आपको, वो कंपनसेशन हो गया। जो फ्रिंज बेनिफिट मिलते हैं कि आपको गाड़ी मिल गई, डीए ये सब मिल गया, वो आपका कंपनसेशन हो गया। पेड वैकेशन यानी कि आप छुट्टियों पे जा रहे हो, उसका सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, ये भी एक तरीके का कंपनसेशन हो गया। इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, वो भी कंपनसेशन हो गया। मैटरनिटी लीव यानी कि आपको जो है प्रेगनेंसी लीव मिल जा रही है, उस टाइम ड्यूरेशन पे आप जा रहे हो, आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आपकी सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी हो जो होता है बेसिक वो आपको मिलेगा, दैट इज कंपनसेशन। फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि कहीं भी आप ट्रैवल करोगे फ्री में मिलेगा, तो दैट इज कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन किसी भी तरीके से फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, तो जो कि एम्प्लॉय की सर्विस के लिए उसको दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ कंपनसेशन क्या है, क्यों दिया जा रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो अभी आपने पीछे देखा वही सारे यहाँ पे भी होंगे। सिग्निफिकेंस जो आपने देखा रिवॉर्ड का वही सारी यहाँ पे भी होगा। क्या होगा कि अट्रैक्टिंग हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन अच्छा है, वहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज आने की चाहत रखेंगे। इंप्रूव एफिशिएंसी जो भी एम्प्लॉय होगी उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। इस्टेब्लिश इक्विटी इस्टेब्लिश होगा। इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी काम करने की बढ़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हट जाता है एम्प्लॉय के मन से, माइंड से। लीगल कॉम्प्लियंस यानी कि बहुत सारे लीगल रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जो कि मिनिमम बेसिक सैलरी हो गया, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उसको भी ये लीगल कॉम्प्लियंस को फॉलो करता है। इनकरेज हेल्दी कंपटीशन एम्प्लॉय के बीच में जो है इंप्रूव होता है, बनता है कि हाँ अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी सैलरी हमें अच्छे कंपनसेशन मिलेगा, तो लोग आपस में कम्पीट करते हैं कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा जिससे कि मुझे अवार्ड मिले, मुझे ज़्यादा कंपनसेशन या रिवॉर्ड मिले। तो इंकरेज हेल्दी कंपटीशन। वहीं पर रिटेनिंग एम्प्लॉय को रिटेन करने में भी कंपनसेशन हम जो है अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि जिसकी भी कंपनसेशन प्लान अच्छे होंगे, जिसका भी रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे एम्प्लॉय रुकना चाहेगा, वहाँ पे एम्प्लॉय काम करना चाहेगा। तो ये कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव या फंक्शन हो गए कंपनसेशन के। अब बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंपनसेशन में क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होती हैं एम्प्लॉय की सर्विस के बदले जो दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जा सकता है। देखिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बेसिक पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, वो तो दी जाती है, साथ ही साथ उसके अलावा आप इंसेंटिव, बोनस पे, बोनस अमाउंट दे सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें, वही सारी चीज़ें क्या होती है, कंपनसेशन के कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिक सैलरी जो कि सीनियरिटी या रैंक के हिसाब से अलग अलग होती है, जो आप देते हैं ना ग्रेड पे। इंसेंटिव्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है। बोनस मिल जाता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल अच्छी हुई है, फिर दिवाली बोनस हो गया, होली बोनस हो गया, वहाँ पे आपको मिल सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, टीए, डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन, सिक्योरिटी, इन टाइप के अलग अलग बेनिफिट्स जो है अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी के अलावा जो अलग अलग बेनिफिट मिल जाते हैं एम्प्लॉय की सर्विस के लिए, वो चीज़ें एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाती है। प्रोविडेंट फंड जो कि मिलता है एक तरीके से, जहाँ पे एम्प्लॉय पैसा खर्च करता है और एम्प्लॉय जो है इन्वेस्ट करता है, और उतना ही सेम अमाउंट में ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्ट करती है, और फिर एम्प्लॉय को वो एक लमसम अमाउंट जो है वहाँ पे मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड ये भी क्या है, कंपनसेशन का पार्ट होता है। ओवर टाइम पे, यानी कि अगर आपसे एक एक्स्ट्रा टाइम वर्क करवाया जा रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है पैसा मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन। अलाउंस जैसे कि डीए, THRA, टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। इन सब के बारे में हम अलग से यूनिट 4 में, उसको यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। तो अलाउंस में DNS अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, यानी कि आपको अलग अलग पर्पज़ के लिए भी अलाउंस दिया जाता है, उसके बदले आपको जो है पैसा दिया जाता है। कि ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से कहीं पर ट्रैवल किया तो उसके बदले जो भी खर्चा आया होगा ट्रैवलिंग वो आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के बच्चों की एजुकेशन के जो भी खर्चे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वेयर करेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के अलाउंस भी होते हैं। देखिए, कंपनसेशन नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं सामने, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट, PF, ओवर टाइम अलाउंस, ये या तो अच्छी कंपनी होगी, ब्रांडेड कंपनी होगी, या फिर MNCs होंगी, या फिर गवर्नमेंट में ही ये नॉर्मली मिलते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली जो प्राइवेट जॉब होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक बेसिक पे आपको एक लमसम अमाउंट बताया जाएगी, 30,000 सैलरी होगी, 25,000 सैलरी होगी, आपको बाइफरकेट वहाँ पे नहीं कहता है, इकट्ठा 30,000 इन हैंड,
30,000 आपको इन हैंड मिलेगा। वहाँ पे बेसिक सैलरी, बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट सब कुछ उसी में इंक्लूड होगा, आपको कोई अलग से वहाँ पे नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आप एमएनसीज में जाते हो या फिर आप गवर्नमेंट कंपनीज में जाते हो, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से बाइफरकेट करके आपको अलग अलग बेनिफिट इंक्लूड करके आपको अच्छी खासा अमाउंट वहाँ पे दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी अलग होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स अलग से मेंशन किया जाएगा, अलाउंसेस जो भी मिलेंगे वो अलग से मिलती हैं, डीए, एचआरए, टीए ये सब आपके बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कुछ परसेंटेज बेसिक सैलरी का डीए, एचआरए, टीए इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी कॉम्पनसेशन, बेनिफिट, सैलरी, वेजेस या फिर अलाउंसेस मिल रहे हैं वो वेरी करते हैं और वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आर्मी में हम बात करें तो ऐसे आर्मी एम्प्लॉइज, ऐसे आर्मी पर्सनल जो कि लेह लद्दाख में यानी कि हायर एल्टीट्यूड पे बर्फीले इलाकों में जिनकी ड्यूटी लगी होती है, उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दी जाती हैं एज पर कंपेयर टू आर्मी पर्सनल जिनकी ड्यूटी जो है प्लेन एरियाज में होती है। क्लियर। इसी तरीके से आपने डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा होगा क्लियर कि वहां पर क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका रूरल एरियाज में पोस्टिंग है और जिनका अर्बन एरिया में पोस्टिंग है उनकी सैलरीज डिफरेंट होती है। हालांकि पोस्ट सेम होगा लेकिन सैलरी कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है, अलाउंसेस है, वो डिफर करता है। क्लियर। तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिन पोस्ट को पाने के बाद सैलरी ज्यादा हो जाती है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी सैलरी जो है या फिर जो उनके लिए वेजेस मिलते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किसी भी पोस्ट में कितना रिस्क है, यानी किसी भी जॉब में कितना रिस्क है, कितना हार्ड है, कितनी उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। कम क्वालिफिकेशन चाहिए, कम जो है वहां पर सैलरी वेजेस मिलेगा। ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्यादा सैलरी जो है मिलेगा। कोई ऐसी जॉब है जिसको जिसको करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो वहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस वाले को सैलरी ज्यादा मिलेगी, कम एक्सपीरियंस वाले को कम मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम सारे जो है फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो एम्प्लॉयर्स डिसाइड ऑन व्हाट इज द राइट कॉम्पेंसेशन आफ्टर कंसिडरिंग मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय, जॉब, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय, जॉब, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इन चार चीजों के बेसिस पे, इन चार चीजों से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर होता है वो फाइनल और राइट कॉम्पेंसेशन जो है वो डिसाइड करता है कि किसी एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या सैलरी, क्या वेजेस, क्या अलाउंसेस मिलने चाहिए। क्लियर। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनको आप दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा इंटरनल फैक्टर के। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है वो दो कैटेगरी में उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है दैट इज कॉम्प्लायंस विद द लॉ। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना के रखे हैं, जैसे कि उनमें से एक इंपॉर्टेंट एक्ट है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत ये चीज कंपलसरी है सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि कम से कम जो मिनिमम वेजेस एक्ट में जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही देनी है, इतना वेजेस तो देना ही देना है, वो ऑर्गेनाइजेशन को देना ही पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 10,000 से नीचे किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा मंथली, पर मंथ 10,000 से नीचे किसी को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो किसी भी एम्प्लॉय को 10,000 से नीचे सैलरी नहीं दे सकता है। क्लियर। तो एक तो यही फैक्टर हो गया एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का कि भले कुछ ना आता हो लेकिन अगर आप उसको एज ए एम्प्लॉय हायर करें तो उसको कम से कम 10,000 तो देना ही पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे कि मार्च 2025 में क्लियर टैक्स वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो मिनिमम वेजेस रेट है कर्नाटका में अनस्किल्ड लेबर के लिए 494.11 से 554.80 पर डे है। वहीं पर सेमी स्किल्ड की बात करें तो 532.61 से 599.36 पैसा पर डे सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय की जो है वहां पर वेजेस है, सैलरी है। ठीक है। तो यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट यानी कि जो डिफरेंट एक्ट है, लॉज हैं, उसकी वजह से भी जो है कॉम्पेंसेशन वो डिफर करेगा, वेरी करेगा अलग अलग एम्प्लॉय के लिए। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। बट ऑब्वियस बात है कि इस टाइप के लेबर जिनकी डिमांड मार्केट में कम है लेकिन उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग उसके लिए अवेलेबल है उस जॉब के लिए, तो वहां पर उनको सैलरी कम मिलेगी। बहुत सारे आपने ऐसे पोस्ट देखे होंगे, जॉब देखे होंगे अपने आसपास जिनमें सैलरी कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है। जैसे कि बीटेक का एग्जांपल दिया जाता है कि भाई बहुत सारे लोग बीटेक करके मार्केट में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में कम हो गई लेकिन इंजीनियर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बीटेक करने के बाद जो है एक मतलब कि एवरेज सैलरी जो है वो पा रहे होते हैं, जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो सैलरी उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन वहीं पर ऐसे स्ट्रीम से लोग अगर आएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में उनकी जो है उनको ज्यादा कॉम्पेंसेशन वहां पर दिया जाएगा, ज्यादा उनको जो है सैलरी या फिर वेजेस
सैलरी उनको वहां पर ज्यादा देगी, ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा जो की मैनेजमेंट मैनेजर पोस्ट होते हैं उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जो सैलरी देती है, साथ ही साथ जो अदर बेनिफिट्स होते हैं यहाँ तक कि घर गाड़ी बंगला सब कुछ दे देते हैं उनको, जिससे कि जो की मैनेजर पोस्ट है वो उनका फुलफिल रहे और जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय हैं वो उनके साथ लगातार ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे, उनको रिटेन करके रखने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है लेबर की, तो बट ऑब्वियस होता है कि कॉम्पेंसेशन कम रहेगा, सैलरी जो वेजेस है वो कम मिलेगा। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस टाइप के एम्प्लॉय के लिए क्या होगा कि वहां पर जो है कॉम्पेंसेशन ज्यादा होगा और जो अलाउंसेज है वो भी उसको ज्यादा मिलेंगे। हाई डिमांड ऑफ लेबर एंड लेस सप्लाई विल टेंड टू इंक्रीज द कॉम्पेंसेशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉय। मार्केट में डिमांड ज्यादा है किसी भी लेबर की, किसी भी कैटेगरी की लेबर की, और वहीं पर सप्लाई मार्केट में कम है उस टाइप की लेबर की, तो उस केस में उस लेबर को कॉम्पेंसेशन ज्यादा मिलेगा और उसको रोक के रखने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को देगी। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई बट ऑब्वियस होता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो जॉब कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना तो मिलना चाहिए ना कि जो डेली खर्चे हैं वो उसको लाइफ को जीने के लिए जो डेली के खर्चे हैं उसको परचेज करने के लिए उसके पास पैसा हो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग किसी भी एरिया में अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो कॉम्पेंसेशन भी बढ़ेगा, प्राइसेस डिक्रीज हो रहे तो कॉम्पेंसेशन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिक्रीज भी हो जाता है। तो विल इंक्रीज और डिक्रीज पे और बेनिफिट्स टू ऑफसेट राइजिंग डिक्रीजिंग प्राइसेस टू मेंटेन परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए जो पे है, जो बेनिफिट्स है वो घट बढ़ सकता है, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो जो भी प्राइस में राइज या फिर डिक्रीज हो रहा है उसको वो कॉप अप कर सके, मीट अप कर सके। वहीं पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रिवेलिंग वेज रेटेड, यानी कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अदर मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो सेम टाइप के जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को क्या वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको वो भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है वेजेस इन्होंने 1,000 रुपए पर मंथ बढ़ा दिया है, जो वेजेस है 1,000 पर वीक बढ़ा दिया है उन्होंने, क्लियर। तो ऐसे में फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रिवेलिंग वेज रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से भी जो है आपको सैलरी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर लेबर यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल लेबर यूनियन, बहुत सारे ऐसे यूनियंस होते हैं, यानी कि जो लेबर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप होता है, वो लोग जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जाकर जो है बातचीत करते हैं, बार्गेन करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। वहीं पर कलेक्टिव बार्गेनिंग, बहुत बार आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि निगोशिएट जरूर करिएगा, यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर सैलरी को निगोशिएट करिए, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि आपको 30,000 देंगे तो नहीं, तो आप बोले कि नहीं मैं 35-40,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इस तरीके से जो है आपको वहां पर बार्गेन करके भी जो है कॉम्पेंसेशन को आप जो है निगोशिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया था गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के कई सारे रूल्स होते हैं कि एम्प्लॉय को पीएफ देना है, एम्प्लॉय को डीए देना है, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना है, तो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको भी जो है फॉलो करना होता है और उसकी वजह से भी जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट जो है रहता है अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए, अलग अलग जॉब के लिए, क्लियर। अब बात कर लें कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर दैट इज कैपेसिटी टू पे। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या उस पोजीशन पे है, उस फाइनेंशियल पोजीशन पे है कि वो एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे सके, क्लियर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, क्लियर, तो उस केस में जो है वो एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे ही नहीं सकता है, उस केस में एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी वो नहीं दे पाएगा, तो इस पे भी, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है जिसपे कि एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है। इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका क्या सोचना है, उनका क्या सोचना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब किस नेचर का है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, कौन सी लोकेशन पे वो जॉब परफॉर्म करना है, कितना कठिन है उस जॉब को परफॉर्म करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे जो है एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन डिपेंड करेगा। बहुत आसान जॉब है, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ज्यादा जो है उसके लिए कोई आपके अंदर स्किल नहीं होनी चाहिए, तो उसका कॉम्पेंसेशन बट ऑब्वियस होता है कि कम होगा। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा जॉब है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस केस में उस टाइप के जॉब का कॉम्पेंसेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे एम्प्लॉय
एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर जो अगला फैक्टर है दैट इज एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, एक्सपर्टीज होते हैं अपने मार्क एरिया में, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, पोटेंशियल उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन बढ़ेगा। वहीं पर ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास नॉलेज ही नहीं है, जिनके पास स्किल ही नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, डिग्री नहीं है, ठीक है, डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो ऐसे केस में एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केस में उनका कॉम्पेंसेशन डिक्रीज करेगा, यानी कि उनका कॉम्पेंसेशन कम रहेगा एज पर कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, डिमांड सप्लाई क्या है लेबर का, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय से रिलेटेड यानी कि आप खुद कैसे हो, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी, कितना वेजेस, क्या बेनिफिट जो है, फ्रिंज बेनिफिट्स और जो है डीए, टीए, पीएफ, ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात कर लें कि कॉम्पेंसेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो फंक्शंस आपने पढ़े वही इंपॉर्टेंस भी होंगे इनके। तो पहला क्या इंपॉर्टेंस हो गया, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, यानी कि जो कॉम्पेंसेशन है ये अच्छे टैलेंट को, अच्छे एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको रोक के रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर एक अच्छा एम्प्लॉय है, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल एम्प्लॉय है, तो वो आपकी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तभी रुकेगा जब उसको उसके एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स के बदले अप्रोप्रिएट वहां पर उसको कॉम्पेंसेशन मिला होगा, सैलरी मिला होगा, बेनिफिट्स मिल रहा होगा। और कोई भी एम्प्लॉय मान लीजिए ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे बेनिफिट्स नहीं दोगे, उसके अच्छा कॉम्पेंसेशन नहीं दोगे, तो वो आगे चल के छोड़ के चला भी जाएगा। तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट के लिए जो कॉम्पेंसेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट करना है तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन बहुत जरूरी होता है। एक फेयर और अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय को वैल्यू फील करवाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूड है। भाई आप काम कर रहे हो और जब उसी के बदले आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स दे रही है, कॉम्पेंसेशन दे रही है, सैलरी इंक्रीज कर रही है, बोनस दे रही है, तो आपको वैल्यू फील लगेगा ना कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन आपको मॉनिटर कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है उसके बदले रिवॉर्ड्स भी दे रही है। तो आप मोटिवेट फील करोगे, आपका मोरल हाई रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए कॉम्पेंसेशन बहुत जरूरी होता है। फुलफिलिंग लीगल कॉम्प्लायंस, गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे लेबर कोड 2025 आ गया है, उससे पहले पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट था, पेमेंट ऑफ वेज है, तो ये सारे रूल को फॉलो करना होता है और उसके तहत जो है कम से कम मिनिमम वेजेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय को पे करना ही पड़ता है। तो लीगल कॉम्प्लायंस भी फुलफिल होता है जिससे क्या होगा कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी लीगल एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। तो कॉम्पेंसेशन प्रैक्टिसेस मस्ट कॉम्प्ली विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशन टू अवॉइड लीगल इशू। तो लीगल इशू को अवॉइड करने के लिए कॉम्पेंसेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन दे रही है सही तरीके से तो कोई भी लीगल इश्यूज नहीं होंगे। मेंटेनिंग गुड एंड पीसफुल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस बन जाते हैं, क्लियर। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को सही तरीके से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे, उनका हैरेसमेंट हो रहा होगा, काम ज्यादा करवा रहे हैं और उनको जो है रिटर्न में कॉम्पेंसेशन, सैलरी, वेजेस जो है वो कम दे रहे हैं, तो ऐसे में डिस्प्यूट्स होते हैं, लेबर यूनियन आके हड़ताल वगैरह कर देते हैं। तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन को अच्छा करने के लिए ये कॉम्पेंसेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। और एम्प्लॉय सेटिस्फाई कब होगा, जब उसके द्वारा किए गए काम के लिए सही कॉम्पेंसेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको कम पे कर रही है और वहीं पर दूसरा एम्प्लॉय है जो कम काम कर रहा है लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पे दे रही है, तो इसमें डिससेटिस्फैक्शन होता है। वैसे में फिर एम्प्लॉय नेगेटिव होता है, मोटिवेट नहीं होता, उसकी प्रोडक्टिविटी घटने लगती है और साथ ही वो हो सकता है आगे चल के वो छोड़ के चला भी जाएगा। तो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉय का मोरल हाई करने के लिए कॉम्पेंसेशन बहुत जरूरी है। और जब हाईली मोटिवेटेड होगा, सेटिस्फाई होगा, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होगा। और एक इंपॉर्टेंट ब्रांड बिल्डिंग, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो कोशिश, उनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि पहले वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ही जाए, जैसे गूगल हो गया, टाटा हो गया, क्लियर, या फिर आप जो है रिलायंस हो गया। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पहले एम्प्लॉयज, पहले जो कैंडिडेट है उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को प्रीफर करते हैं। तो क्यों प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके वहां पर कॉम्पेंसेशन अच्छा है, वहां पर सैलरी पैकेज अच्छी है। तो कॉम्पेंसेशन से ब्रांड बिल्ड भी होता है। तो ये जो है अलग अलग इंपॉर्टेंस है कॉम्पेंसेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जॉब इवैल्यूएशन। देखिए जॉब इवैल्यूएशन का मेन मोटिव होता है कि कौन सा जॉब कितना वैल्यूएबल है, कौन सा जॉब
किस जॉब पे कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, उसको इवोल्यूएट करने में जो है ये जॉब इवोल्यूशन हेल्प करता है। तो जॉब इवोल्यूशन क्या हो गया? सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जॉब की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स, उसको डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है? जॉब इवोल्यूशन कहलाता है। एनालिटिकल जॉब इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स। तो हम जॉब इवोल्यूशन में क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम फैक्टर ऑफ जॉब भी कहते हैं, जैसे कि स्किल, मेंटल, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। यानी किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या मेंटल होनी चाहिए, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन क्या चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वर्किंग कंडीशन की बात करें तो कहीं पे ऑफिस में जॉब करना है, या फिर आपको बाहर मार्केट में जॉब करना है, या फिर हमेशा ट्रैवल वाली जॉब है। फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि परफेक्टली आपको बॉडीली फिट होना है, या फिर आई साइड अगर वीक है तो क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते। तो अलग अलग जॉब के लिए अलग टाइप के जो है रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके बेसिस पे जो है वैल्यू या वर्थ जो है जो किसी भी जॉब की निकाली जाती है, और उसके हिसाब से कंपनसेशन उसका डिसाइड किया जाता है। तो मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन की बात करें, यानी कि कौन सी जॉब कितनी वैल्यूएबल है, कौन सी रैंक की जॉब होगी, कौन सा ग्रेड का जॉब होगा, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये नीचे दिए दो मेथड हैं, एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल। एनालिटिकल में फैक्टर कंपैरिजन मेथड है, जहाँ पे कुछ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उसको कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे रैंक दी जाती है। वहीं पे पॉइंट रैंकिंग मेथड क्या है? ये फैक्टर कंपैरिजन का ही एक्सटेंशन वर्ड है, जहाँ पे हम पॉइंट देते हैं, अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग लेवल या डिग्री निकाल लेते हैं और उसको हम पॉइंट देते हैं, फिर पॉइंट को सम करके जिसका जितना ज़्यादा सम होगा उसकी उतनी ज़्यादा रैंक होगी। नॉन एनालिटिकल में दो हैं, रैंकिंग मेथड है और जॉब ग्रेडिंग मेथड है। तो रैंकिंग मेथड में हम रैंक देते हैं डिफिकल्टी या सिंप्लिसिटी के बेसिस पे, और जॉब ग्रेडिंग मेथड में अलग अलग टाइप के जॉब को एक ग्रेड के अंदर लेके ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ जॉब करते हैं सिमिलर टाइप के या सेम नेचर के, तो उसको कहते हैं जॉब ग्रेडिंग मेथड। तो जॉब इवोल्यूशन में पहला है नॉन एनालिटिकल मेथड, जहां पर रैंकिंग सिस्टम। तो रैंकिंग सिस्टम जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज्ड इन सम ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिंपलेस्ट यानी लेस्ट इंपॉर्टेंट, और इन रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टा भी आप कर सकते हो। इट इस्टेब्लिश रैंक, यहाँ पे क्या होता है? रैंक हम इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि ज़्यादा डिफिकल्ट है तो रैंक 1, कम डिफिकल्ट है तो रैंक 2, उससे ज़्यादा एक आसान है सिंपल है तो रैंक 3। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग रैंक जो है उसकी डिफिकल्टी या उसकी सिंप्लिसिटी की बेसिस पे, उसके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दे सकते हैं। तो इसको हम इस मेथड को क्या कहते हैं? जॉब इवोल्यूशन की कौन सा मेथड हो गया? रैंकिंग सिस्टम हो गया। जैसे आर्मी में आप देखते हैं रैंक होता है, हायर रैंक, लोअर रैंक, अलग अलग पोस्ट होते हैं, सीओ, सिपाही, इस तरीके के वहाँ पे पोस्ट होते हैं। इसी तरीके से दूसरा मेथड है नॉन एनालिटिकल में, दैट इज जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि एक टाइप के जॉब को आप एक ग्रेड में रख देते हैं। आपने देखा होगा डी ग्रेड की जॉब आई है, सी ग्रेड की पोस्ट आई है, वैकेंसीज आई हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में अक्सर देखते होंगे। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है? ए नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स आर क्लासिफिकेशन आर फर्स्ट इस्टेब्लिश, यानी कि पहले से हम देखा डिसाइड कर लेते हैं कि ए बी सी डी इस कैटेगरी में हम ग्रेड में जो है जॉब को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेरियस जॉब जो डिफरेंट जॉब्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आफ्टर फॉर्मुलेटिंग एंड स्टडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस और ग्रेड्स व्हिच रिप्रेजेंट डिफरेंट पे लेवल रेंजिंग फ्रॉम लो टू हाई। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन जब हम कर लेते हैं उसके बाद ही हम जॉब को ग्रुपिंग करते हैं कि ये ए वाले ग्रुप में आएगा या बी ग्रेड में आएगा, सी ग्रेड की जॉब में आएगा। जैसे टाइपिंग वाली जॉब हो गई तो डी ग्रेड में आ गया, कोई भी जॉब होगा टाइपिंग काम है तो डी ग्रेड में हो गया। तो इस तरीके से जो है आप उसको अलग अलग ग्रेड में क्लासीफाई कर लेते हो। और ये कब क्लासीफाई हो पाएगा? जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन किसी भी जॉब का कर लेते हैं, यानी कि जॉब में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बेसिस पे जॉब ग्रेड डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये जॉब क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग सिस्टम कहलाता है कि एक एक टाइप के अलग अलग ग्रुप के जॉब को नेचर ऑफ जॉब को अलग अलग ग्रेड दे देना। हायर ग्रेड होगा हायर सैलरी होगी, हायर द ग्रेड लेवल हायर द पे। आप अलग अलग गवर्नमेंट में देखते होंगे ए बी सी डी ग्रेड टाइप के जॉब वहाँ पे क्लासीफाई कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जॉब इवैल्यूएशन कर सकते हो। जॉब इवैल्यूएशन यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है कि कौन सा जॉब कितना वर्दी है, कितना कंपनसेशन उसका होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतनी अच्छी सैलरी होगी, कि जितनी कम रैंक होगी उतनी सैलरी कम होगी, या फिर जितना ग्रेड अच्छा होगा उतनी सैलरी ज़्यादा होगी, लोअर ग्रेड का होगा तो लोअर सैलरी होगी। ग्रेड ए की जॉब आई है, ग्रेड बी की जॉब आई है, ग्रेड सी की जॉब आई है कहते हैं गवर्नमेंट में, तो अच्छी ग्रेड अच्छा सैलरी, लोअर ग्रेड लोअर सैलरी। इसी तरीके से नॉन एनालिटिकल जो है ये टेक्निक आपने देख लिया जॉब इवैल्यूएशन। इसी तरीके से एनालिटिकल टेक्निक होता है। एनालिटिकल के बेसिस पे बात करें तो फैक्टर कंपैरिजन मेथड, यहाँ पे क्या होता है कि किस जॉब में
कौन से फैक्टर्स हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे हम जॉब को क्लासिफाई करते हैं। तो थॉमस ई हिटन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, रैंक अकॉर्डिंग टू ए सीरीज ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे जॉब को रैंकिंग दी जाती है। तो फैक्टर्स कौन से हैं, वो स्किल, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन। इन पांच के बेसिस पे, ये पांच फैक्टर होते हैं किसी भी जॉब में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे जॉब को रैंकिंग दी जाती है। तो ये फैक्टर कंपैरिजन मेथड का। नेक्स्ट है पॉइंट रैंकिंग और स्कोर मेथड। तो पॉइंट रैंकिंग और स्कोर मेथड में क्या होता है, ये एक्सटेंशन है फैक्टर कंपैरिजन मेथड का, यानी कि जो फैक्टर्स हैं स्किल, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन, इनको क्या कहता है, इनको फर्दर जो है अलग अलग लेवल या डिग्री में डिवाइड किया जाता है और हर लेवल या हर डिग्री को पॉइंट दिया जाता है। ईच फैक्टर इज देन डिवाइडेड इनटू लेवल और डिग्रीज व्हिच आर देन असाइंड पॉइंट। हर फैक्टर में कुछ ना कुछ लेवल होंगे, डिग्री होंगे, उसको पॉइंट्स मिलेगा और इन पॉइंट्स के जो सम होता है वही क्या कहलाता है, स्कोर जो होता है, वही उसी की बेसिस पे रैंकिंग कर दी जाती है। द पॉइंट्स फॉर ईच फैक्टर आर सम टू फॉर्म ए टोटल पॉइंट स्कोर फॉर द जॉब। तो सारे फैक्टर्स के जो पॉइंट्स मिलते हैं उनका सम कर दिया जाता है और वही उसी के बेसिस पे रैंकिंग कर दी जाती है। तो ये मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन है। आपका क्या हो गया, रैंकिंग सिस्टम हो गया, जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, या फिर दूसरा तरीका है एनालिटिकल मेथड, जहां पे आप फैक्टर कंपैरिजन मेथड के बेसिस पे जॉब को क्लासिफाई कर सकते हैं, जॉब इवैल्यूएट कर सकते हैं, या फिर पॉइंट रैंकिंग या स्कोर मेथड के बेसिस पे जॉब इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है, कौन सा जॉब कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा जॉब हायर रैंक है, कौन सा जॉब लोअर रैंक का है। अब बात कर लें कि इनपुट टू जॉब इवैल्यूएशन है कि जॉब इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले नो हाउ, यानी टेक्निकल, मैनेजरियल या ह्यूमन रिलेशन की नॉलेज कितना जरूरी है किस भी जॉब में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस जॉब में, कौन सी कैटेगरी की जॉब में या रैंकिंग में कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वहाँ पे करनी है। अकाउंटेबिलिटी कितनी है, किसकी है, कहाँ पे होगी। एजुकेशन, कौन सी जॉब के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। एक्सपीरियंस कौन सी जॉब के लिए चाहिए होगा, किस जॉब के लिए कम चाहिए, किस जॉब के लिए नहीं चाहिए, फ्रेशर भी चल जाएगा। स्कोप ऑफ द जॉब, जॉब में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पे। सुपरविजन रिसीव्ड, यानी कि कौन सी जॉब में सुपरविजन चाहिए होगा, कौन सी जॉब में सुपरविजन नहीं चाहिए होगा, आप खुद सुपरवाइज करेंगे। अथॉरिटी एक्सरसाइज, कौन से जॉब में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ मिलेंगी। तो इन सब के बेसिस पे जो है जॉब इवोल्यूशन किया जाता है। वर्किंग कंडीशन, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जॉब को परफॉर्म करना होगा, कौन सी जॉब है जो कि ऑफिस में बैठ के होगी, कौन सी जॉब है जो एसी में बैठ के होगी, कौन सी जॉब है जो कि मार्केट में जाना पड़ेगा, कौन सी ट्रैवलिंग जॉब है। तो उसके बेसिस से भी जॉब इवैल्यूएशन होता है। जॉब इवैल्यूएशन इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही किया जाता है कि कौन सी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजर नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन नॉलेज होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी है कि नहीं होनी है, अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, एजुकेशन कितना होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, स्कोप ऑफ द जॉब क्या है, सुपरविजन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन कौन सी मिलेगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। इन सब के बेसिस पे जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। वेज डिफरेंशियल, देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग पोस्ट होती हैं। जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में आपको बैंक क्लर्क, पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, अलग अलग जो है आपको बैंक में डेजिग्नेशन देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इन जो बैंक हैं उनमें जो तीन ये डेजिग्नेशन है, बैंक क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, एसओ हो गया, इनके अगर हम सैलरी की बात करें कि इनमें कितनी सैलरी मिलती है, तो बैंक क्लर्क की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर मंथ जो है इनिशियल लेवल पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर पीओ की सैलरी बात करें तो पीओ की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 45 से 55,000 पर मंथ की सैलरी जो है होती है। वहीं पर अगर हम एसओ की सैलरी की बात करें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, तो 70 से 90,000 पर मंथ सैलरी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोग, ये तीनों ही कैटेगरी के लोग जो एम्प्लॉय हैं, ये तीनों ही एम्प्लॉय बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अलग होगी और इसी वजह से इनकी जो सैलरी है पर मंथ या फिर पर ईयर जो कह लीजिए, ये क्या है, डिफरेंट है। क्लियर, ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसी को कहते हैं वेज डिफरेंशियल। जब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग सैलरीज, अलग अलग वेजेस वहां पर दिए जाते हैं, तो उसी को हम वेज डिफरेंशियल कहते हैं। जैसे कि एक वर्कर है, वो माइन में काम कर रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एज पर कंपेयर टू द वर्कर हु इज डूइंग वर्क इन ऑफिस। ऑफिस में बैठ के आप काम कर रहे हो और वहीं पर उसी कंपनी में एक वर्कर है जो माइन में काम कर रहा होगा, तो उनमें आपको वेज डिफरेंशियल देखने को मिलेगा। क्यों? जो माइन में काम कर रहा है उसकी सैलरी क्यों होगी देन ऑफिस वर्कर? क्योंकि जो माइन में काम कर रहा है उसकी रिस्क ज़्यादा है। माइन में काम कर रहा है ना, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉय से ज़्यादा सैलरी होगी जो माइन में काम कर रहा है। तो रिस्क पे, एजुकेशन पे, स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, लोकेशन
लोकेशन पे, इन सब पे जो है, इन सब चीज़ों की वजह से वेजेस जो है आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे, किसी का कम होगा तो किसी का ज़्यादा होता है। सिमिलरली द सैलरी ऑफ ए बैंक एम्प्लॉय इन मुंबई इज हायर देन अ बैंक एम्प्लॉय पोस्टेड इन रूरल और सेमी अर्बन। क्यों? क्योंकि मुंबई में जो पोस्ट हुआ है, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कहने का मतलब कि वहाँ पर रहने खाने पीने की कॉस्टिंग ज़्यादा है, प्राइस वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए मुंबई में जिसकी पोस्टिंग होगी उसकी सैलरी एज पर कंपेयर टू अदर लोकेशन ज़्यादा होगी, सेम पोस्ट होगा। ठीक है, एसबीआई का ब्रांच है सपोज करिए, तो एसबीआई के अगर एसबीआई का कोई एम्प्लॉय लखनऊ में एसओ है और वही एसबीआई का ही एम्प्लॉय है कोई एसओ है, वो मुंबई में पोस्टेड है, तो जो मुंबई में पोस्टेड है एसओ, उसकी सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज पर कंपेयर टू एसओ इन लखनऊ। क्लियर? तो ये जो है आपको वेजेस डिफरेंशियल देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकेशन अलग था, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा थी कहीं पर, तो कहीं पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम थी। तो जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी वहाँ पर सैलरी कम देखने को मिलेगी, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी वहाँ पर सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर सैलरी आपको कम देखने को मिलेगी। तो सिमिलरली प्रोफेशन वाइज भी आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सैलरी और वेजेस के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यही क्या होता है? वेज डिफरेंशियल होता है। वेज डिफरेंशियल क्या हो गया? इट इज़ द डिफरेंस इन पे और वेजेस, पे और वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय के जो पे होते हैं या फिर जो वेजेस जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उसमें जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं उसी को वेज डिफरेंशियल कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है या फिर बिटवीन इंडस्ट्रीज भी हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, वहीं पर सेम क्वालिफिकेशन के साथ किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा तो उसकी सैलरी कम देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी जो है वेज डिफरेंशियल आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ही वेजेस में, उनके पे में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? वेज डिफरेंशियल कहते हैं। दैट इज डिफरेंस इन पे और वेजेस। ये क्यों होते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे कि स्किल्स, जो जॉब परफॉर्म किया जा रहा है उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी है जहां पर जॉब परफॉर्म किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी लेनी पड़ेंगी, लेबर मार्केट कंडीशन कैसा है। तो इन सब चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करता है कि किसी भी पोस्ट की, किसी भी एम्प्लॉय की क्या पे होगी, क्या वेजेस होंगे। क्लियर? जैसे कि एक सर्जन है, सर्जन विथ मेनी ईयर ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड हाईली डिमांडिंग स्किल सेट विल अर्न सिग्निफिकेंटली मोर देन अ जनरल प्रैक्टिशनर। क्लियर? तो सर्जन भी डॉक्टर है और एक जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो ओपीडी में बैठते हैं डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन एक सर्जन की सैलरी ज़्यादा होगी, एक सर्जन का पे जो है वो ज़्यादा होगा एज पर कंपेयर टू जनरल प्रैक्टिशनर। क्यों? क्योंकि सर्जन के पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, उसको ऑपरेशन करने का नॉलेज होता है, किस तरीके से ऑपरेशन करना है, किस तरीके से ट्रांसप्लांट वगैरह करना है। और जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो खाली आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आपको दवा लिख देता है, लेकिन ऑपरेशन करने की बात आ गई तो वो सर्जन ही ऑपरेशन कर सकता है। तो इसलिए सर्जन के पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्किल है, इसलिए उसकी सैलरी एज पर कंपेयर टू अदर डॉक्टर ज़्यादा होती है। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेज डिफरेंशियल होता है। और ये जो वेज डिफरेंशियल है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रीजन ऑफ वेज डिफरेंशियल, क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग अलग लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पे में डिफरेंस देखने को मिलता है? तो सबसे पहला रीजन एजुकेशन एंड स्किल। तो जो भी जॉब परफॉर्म किया जा रहा है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर आपको हायर वेजेस भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर कोई काम है उसको परफॉर्म करने के लिए कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर वेजेस जो है वो कम रेट से मिलेंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपीरियंस। कोई वर्कर हाईली एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उसके वेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसकी सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंप्लॉय है जो फ्रेशर है, अभी अभी पास आउट होकर आया है और कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी सैलरी आपको कॉम्परेटिवली कम देखने को मिलेगी। तो ये वेज डिफरेंशियल का भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सपीरियंस। इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल डिमांड, बहुत सारे ऐसे कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, तो जब मार्केट में उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा पे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई का आपने पढ़ा होगा मैनेजर इकोनॉमिक्स में भी कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है उसकी प्राइस जो है वो क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। जिस चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो ऑक्यूपेशनल डिमांड, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए उनके में आपको वेज डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और हायर वेजेस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जो स्किल्ड लेबर होते हैं जैसे इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, पेइंग हायर सैलरीज, तो हेल्थ केयर में भी देखेंगे आप तो ज़्यादा सैलरी वहाँ पर मिलती है।
इसी तरीके से लेबर मार्केट कंडीशन, यानी कि लेबर मार्केट में कैसी कंडीशन है। अगर मार्केट में ज़्यादा लेबर अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कि वेजेस आपको वहाँ पर कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट में जिस टाइप के लेबर की डिमांड है वो कम है, तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ पर जो है आपको हायर सैलरी देखने को मिलता है। इसी तरीके से लोकेशन, यानी कि कहाँ पर एम्प्लॉय को पोस्ट किया जाएगा, और ऐसी जगह पोस्ट किया जाएगा जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो वहाँ पर सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको देखेंगे कि टीए डीए जो है, ये एचआरए जो है, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। वहीं पर कोई ऐसा लोकेशन जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो वहाँ पर एचआरए कम मिलता है। क्लियर? तो ये इस वजह से भी जो है आपको वेजेस में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे कि किस लोकेशन पे एम्प्लॉय काम कर रहा है। क्लियर? रिमोट एरियाज में है या फिर मेट्रो सिटीज़ में है। क्लियर? इसी तरीके से अगला है रिस्क एंड हैजार्डस कंडीशन, यानी जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो किस टाइप के काम कर रहा है। रिस्की काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिसमें उसके जान को जोखिम भी हो सकता है, तो उस केस में फिर उसको जो है ज़्यादा वेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ड्राइवर की बात करें तो एक ट्रक ड्राइवर है, एक ओला उबर का ड्राइवर है, और एक सी ड्राइवर है, यानी कि समुद्र में जहाज चलाने वाला ड्राइवर है, और एक एयरप्लेन में जो है पायलट होते हैं, उन वो भी जो है एरोप्लेन उड़ा रहा है, और ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन जो है ट्रेन को रन करने वाले जो लोको पायलट होते हैं वो हैं। तो आप देखेंगे तो इन सब ड्राइविंग का ही काम कर रहे हैं, सब जो है गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप की गाड़ी चला रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे गाड़ी चला रहे हैं, तो इसी वजह से उनके वेजेस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिस्की काम किसका है? पायलट का है, जो एरोप्लेन उड़ा रहा है और समुद्र में जो जहाज चला रहा है, इन दोनों का रिस्की काम है। इसलिए आप देखेंगे कि पायलट की और जो समुद्र में जहाज चलाते हैं इनकी सैलरी नॉर्मली ज़्यादा होती है एज पर कंपेयर टू ट्रक ड्राइवर और ओला उबर ड्राइवर। क्लियर? कोल माइनर हो गए, इनकी भी आप देखेंगे ये रिस्की काम होता है, तो इसलिए इनकी सैलरी वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो किस टाइप का काम परफॉर्म किया जा रहा है, रिस्की नेचर का है, हैजार्डस कंडीशन का है, तो उसको वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वेजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से भी वेज में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आप नॉर्मल काम करो जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है तो आपका सैलरी कम होगा, आप ज़्यादा रिस्की वाला काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से यूनियनाइजेशन है, यानी कि जो यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं डिफरेंट, ये लोग भी मिलकर जो है नेगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयर से। लेबर यूनियन जो होते हैं ये नेगोशिएट करते हैं कलेक्टिवली एम्प्लॉयर से कि वो जो है इंप्रूव करें पे को, बेनिफिट को, वर्किंग कंडीशन को, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्निंग भी, जो लेबर्स हैं उनकी अर्निंग हायर होने लगती है। तो वेजेस डिफरेंशियल इसकी वजह से भी होता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज मिलेंगे जहाँ पर आपको कोई लेबर यूनियन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर बार्गेनिंग हो ही नहीं पाती है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर देता है वो एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर लेबर यूनियंस हैं, और वहाँ पर जो है आप देखोगे कि लेबर यूनियन आगे आते हैं और वो जो है एम्प्लॉयर से जो है नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, जो पे है, जो बेनिफिट्स है उसको इंप्रूव करने के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशन और बेनिफिट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो लेबर यूनियन है कि नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसकी वजह से भी वेज डिफरेंशियल देखने को मिलेंगे। जहाँ पर लेबर यूनियन है वहाँ पर आप देखोगे कि कॉम्परेटिवली ज़्यादा इंसेंटिव्स मिला, ज़्यादा पे मिला, ज़्यादा बेनिफिट मिला। जिस इंडस्ट्री में लेबर यूनियन नहीं है वहाँ पर आप देखोगे कि कॉम्परेटिवली आपको वहाँ पर कम वेज देखने को मिलेगा, कम पे आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से वेज डिफरेंशियल देखने को मिलेगा, चाहे वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को कंपेयर करेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल पर काम कर रहे लोगों का आप वेजेस देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। वहीं पर सेम ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे लोगों की अगर वेजेस को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज ऑफ टी ए डी एच आर ए। क्लियर? तो वेज डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंस इन दी पे। तो अब बात कर लें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वेज डिफरेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों ये वेज डिफरेंशियल्स जरूरी हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इंसेंटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट। बाय ऑफरिंग हायर वेजेस इन सर्टेन ऑक्यूपेशन, वेज डिफरेंशियल सर्व एज अ पावरफुल इंसेंटिव फॉर इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, लीडिंग टू अ मोर स्किल एंड कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स। जब आपको ज़्यादा वेज मिलेगा, जब कोई पोजीशन है आपको वहाँ पर ज़्यादा वेजेस दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर खर्च करोगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करोगे, ट्रेनिंग जो है लोगे, स्किल को डेवलप करोगे, जिससे कि आपकी स्किल बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होगा। तो इंसेंटिव है ये स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसी तरीके से बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है कि जब वेज डिफरेंसेस होंगे तो जो लोअर वेज पा रहा है वो हायर वेज को पाने के लिए मोटिवेट होगा और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होगा और उसका करियर ग्रोथ भी होगा। तो
बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो ये जो वेज डिफरेंशियल है ये प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, ये एक तरीके से मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो और अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करे, जिससे कि उसको और ज़्यादा वेजेस मिले। क्लियर? तो वेज डिफरेंशियल यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। वेज डिफरेंशियल जो है वो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रोक कर रखने के लिए जरूरी है। भाई सबको एक ही लेवल का आप जो है पे दे रहे हो तो सब लोग क्यों टिकेंगे? क्लियर? तो वहीं पर डिफरेंसेस अगर होंगे तो आपको ज़्यादा वेज मिल रहा होगा तो आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहोगे, उसके साथ हमेशा वर्क करोगे। तो वेज डिफरेंशियल कैन इनहेंस एम्प्लॉय रिटेंशन एंड रिड्यूस टर्नओवर रेट। जब आपको वेज डिफरेंशियल होगा, जो जैसा है उसके हिसाब से आप उसको प्रॉपर जो है वहाँ पर पेमेंट कर रहे होगे, तो एम्प्लॉय जल्दी से छोड़ के आपको जाएगा भी नहीं। अब कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है, नॉलेज है, लेकिन आप उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो छोड़ के चला जाएगा। तो एम्प्लॉय को रोक कर रखने के लिए और एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए, उसके लिए भी जो है वेज डिफरेंसेस वहाँ पर जरूरी होता है। भाई एक पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है और एक जो है अनस्किल्ड लेबर है, दोनों को आप सेम सैलरी दे रहे होगे, तो जो पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है वो क्यों वहाँ पर आपके यहाँ पर काम करेगा? जब वो कहेगा कि भाई एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, उसको भी आप उतना ही सैलरी दे रहे हो, मैं वेल ट्रेंड हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, हाई डिग्रीज लेके रखी हुई है और आप मुझे भी उतना ही सैलरी दे रहे हो, तो ऐसे में जो है वो एम्प्लॉय वहाँ पर आपके पास नहीं रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए वेज डिफरेंशियल जरूरी है। जो अनस्किल्ड है उसको कम रखिए, जो स्किल्ड है उसको ज़्यादा वहाँ पर पेमेंट करिए। क्लियर? एफिशिएंट लेबर एलोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट जो है सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है वेज डिफरेंशियल का, कि जो जैसा एम्प्लॉय है उसको इसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर लेबर को एलोकेट करते हैं। जैसे कि एक एमबीए किया हुआ कैंडिडेट है तो उसको आप मैनेजर पोस्ट पे हायर कर सकते हो। वहीं पर एक ऐसा पर्सन है जो कि 10th या 12th ही पास है और उसके पास कोई भी ट्रेनिंग या स्किल नहीं है, तो उसको जो है आप लोअर लेवल के पोस्ट पे उसको हायर कर सकते हो। क्लियर? तो एफिशिएंट लेबर एलोकेशन यानी कि अच्छे लेबर को अच्छी जगह पर एलोकेट किया जा सकता है। वहीं पर नेक्स्ट है ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई वेज डिफरेंशियल है तो किसी को कम वेज मिल रहा है, किसी को ज़्यादा वेज मिल रहा है, तो जो ज़्यादा वेज पा रहा है उसकी स्पेंडिंग पावर भी इंक्रीज होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इकोनॉमी भी क्या होगी? ग्रो करेगी। जीडीपी भी क्या करेगी? ग्रो करेगी। वो ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड करेगा तो मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जीडीपी क्या होगी? ग्रो करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जो है वेज डिफरेंशियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे इंपॉर्टेंस है वेज डिफरेंशियल के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।